Good afternoon, everyone. Let's begin with the political ideology, feminism. और उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है, द फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ वीमेन इन दिस वर्ल्ड। और ये क्वेश्चन जो है, ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, रोल ऑफ वीमेन इन दिस वर्ल्ड। नाउ अब कुछ लोग कहेंगे कि रिप्रोडक्शन है, कंजर्वेटिव मॉडर्न सारे सेक्शन ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन है, बट क्या एक सिर्फ बायोलॉजिकल रोल है? बायोलॉजिकल रोल के अलावा फीमेल्स का, वीमेन का रोल क्या है इस पूरे वर्ल्ड में, इस सोसाइटी के अंदर? और जब इस रोल की बात आती है और जब ये हम उस ब्रेनस्टॉर्मिंग पे चलते हैं कि आखिर सही में वीमेन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वीमेन रिप्रेजेंट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन है। And females sustain everything. Now we don't have the eyes to look for it. और जहाँ पे रोल्स की बात करते हैं, तो एक तो स्टेटस, जो सोशल रोल की बात करते हैं, जो सोशल सोसाइटी ने उनको बना के दिया है, और एक उनकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, कॉम्पिटेंस की बात करते हैं कि इफ वीमेन आर रियली कॉम्पिटेंट। सो एक जो आंसर है, द सोशली क्राफ्टेड रोल, वो तो हर एक की जबान पे हर कोई जवाब दे सकता है उसका, और वो एक मोल्ड है जिसके अंदर हर वुमन को फिट किया जाता है। बट अदर देन दैट, इफ वी लुक एट द कॉम्पिटेंस एंगल, देन वी गेट अनदर पिक्चर टोटली। और फिर इसी के साथ ही जब कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तब फिर एक सोशल डिबेट शुरू हो जाता है कि अगर कॉम्पिटेंस अलाउ करें तो उससे क्या जो सोशल रोल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और अगर कॉम्पिटेंस की वजह से सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, पूरा सिस्टम है, वो बदलता है। नाउ दिस सिस्टमिक लेवल चेंज इज फियर्ड, एंड दैट्स व्हाई feminism as an idea, feminism as a political ideology, or feminism as a even चाय की टपरी पे जो क्वेश्चन, काइंड ऑफ किसी भी तरह का डिबेट हो, किसी भी कॉर्नर का डिबेट हो, it is often hushed up, it is often sidelined, neglected, marginalized, because feminism needs a systemic change. फिर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अब हम आगे बढ़ते हैं, सारे जितने भी थ्रेड्स हैं उनको लेते हैं। तो जब पॉलिटिकल आइडिया की बात करते हैं, तो फेमिनिज्म फिर, जब मैंने अभी कहा है कि सिस्टमिक लेवल आइडिया है, सिस्टमिक लेवल चेंज की बात कर रहा है, तो सारे जो इंस्टीट्यूशन जिस पे सोसाइटी बनी हुई है, जिस पे ये सिस्टम टिका हुआ है, पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया, हायरार्की हो गया, जस्टिस हो गया, सोशल रिलेशंस हो गया, रिलीजन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गया, कल्चर हो गया, सब के सब फेमिनिज्म इन सब की एक साथ बात कर रहा है। तो फेमिनिज्म का मेन आइडिया यही है कि जो भी ये जो बाइनरी है, जेंडर बाइनरी, मैन वर्सेस वुमन, मेल वर्सेस फीमेल, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोसाइटी ने ये चीज कंस्ट्रक्ट की है, और ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही प्री हिस्टोरिक सोसाइटी ने एक आइडिया कंस्ट्रक्ट कर दिया और ओरली अब अभी तक चल रहा है। नो, यही सोशल कंस्ट्रक्शन जो है, इट हैज बिकम सिस्टमिक, मीन्स एक सिस्टम है, एक पूरी सोसाइटी जो है एक सिस्टम है, एक लार्ज बिल्डिंग है जिसके बहुत सारे पिलर्स हैं, और उसी उसी पूरे बिल्डिंग में से एक पिलर जो है वो वीमेन के रोल का है, उनके सोशल रोल्स का। तो ये जो जो सिस्टेमिक पिलर्स हैं सारे के सारे, चाहे इंस्टीट्यूशन कहे, रिलीजन कहे, लॉ कहे, कम्युनिकेशन कहे, कैपिटलिज्म कहे, वो सब के सब इसी सोशल रोल को, इसी सोशल कंस्ट्रक्शन को सस्टेन करते हैं। फिर यह है कि जब ये सिस्टेमिक लेवल बिल्डिंग बन गई है, सिस्टेमिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो इस सिस्टम के अंदर मैन आर द पावर wielder, men orchestrate everything, men pulls all the string, and women are subordinated. फिर फेमिनिज्म जो है वो बात करता है कि दिस सिस्टम मस्ट बी चेंज, वीमेन should not be equated with their societal role, with their social norms. Women are human in themselves. उनके भी राइट्स हैं, उनकी भी डिग्निटी है, उनके भी एस्पिरेशंस हैं, उनका भी टैलेंट है, उनका कॉम्पिटेंस है, दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड। फिर जब बात करते हैं हिस्टोरिकल रूट्स की, तो फेमिनिज्म की आइडिया की शुरुआत हुई इनलाइटनमेंट,
एनलाइटन के पहले मिडिवल एरा था। मिडिवल एरा के अंदर टोटल रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे। फिर टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी, ये सब बिलीफ सिस्टम ये अनअवेलेबल थे। तो एनलाइटनमेंट के साथ ही ये सब आए। तो जब आए तो इसी के साथ राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, रीजन, रैशनैलिटी, ये सब आइडियाज भी आए। तो फिर एनलाइटनमेंट जो है वो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इस तरह के आइडियल्स की बात करने लगा। तो फिर वीमन दे नोटिस अ डीप कॉन्ट्रडिक्शन कि राइट्स यूनिवर्सल है, लेकिन फिर भी वीमन आर सबॉर्डिनेटेड। वीमेन को जो इक्वालिटी के राइट है, जो डिफरेंट कल्चर्स में मैन को मिल रहे हैं, वही सेम पोलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू एंटर पोलिटिकल ऑफिस, राइट टू एजुकेशन, ये सब उनको नहीं मिल रहे थे। और साथ में जितने भी पर्सनल लॉज हैं, मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, मेंटेनेंस, उन सब में वीमेन वर डिपेंडेंट। और बहुत सारी कंट्रीज में जो मैरिड वीमेन है उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस, कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं थी अदर देन हस्बैंड। और ये तक था कि जो मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के टाइम भी ये हमेशा कहा जाता है कि एक आदमी अपनी वाइफ के साथ उसका क्या रिलेशन है, किस तरह का उसका बर्ताव है, ये उसका पर्सनल मैटर है। इसमें सोसाइटी, नेबर्स, समाज, देश, कानून कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये ऐसा एग्जिस्टेंस था। फिर दिस हिपोक्रेसी इट वाज ओपनली क्वेश्चन बाय अर्ली थिंकर्स, और उनमें से सबसे पहले जो जिसको फाउंडर भी कहते हैं, मैरी वोल्सोनक्राफ्ट। So Mary Wollstonecraft in her 1792 book A Vindication of the Rights of Women, और इसमें ये कहा है कि women are not inferior, they are subordinated by the system, they did not have the opportunity to grow, opportunity to harness their talent, उनको एजुकेशन नहीं मिली, अदरवाइज दे आर केपेबल। और सिमिलरली फ्रांस के अंदर ही भी ओलम्प द गूज, इसने एक डिक्लेरेशन पब्लिश किया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन। और ये जो डिक्लेरेशन है, इसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो भी आइडियाज थे, जो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो मेल सेंटर्ड आइडियाज थे, उसके अगेंस्ट, उसके पैरेलल में एक फीमेल सेंटर्ड डिक्लेरेशन ऑफ राइट प्रेजेंट किया। और इस डिफायंस की वजह से ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर शी वॉज एग्जीक्यूटेड। फिर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू जो है एनलाइटनमेंट के बाद, वो आता है 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर। फिर इसमें यह है कि 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, क्योंकि जब सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से बाहर आने लगी, जो सोशल कैनवस है वो थोड़ा एक्सपैंड हुआ, ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स हुए, हर जगह पे स्लेवरी में लेकर चाइल्ड लेबर हो गया, अथॉरिटेरियन रूल हो गया, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स हो गया, द डेलिब्रेशन ऑफ डिग्निटी हो गया, फिर द द नेगोशिएटरी सोवरेनिटी, ये सब जो चीज़ें सामने आने लगी और इन सब के बारे में रिफॉर्म्स जो है वो खुल के सामने आने लगे, तब वीमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि वो पार्टिसिपेट कर रही है बट दे आर लाइक पैसिव पार्टिसिपेंट, उनको लीडरशिप रोल्स नहीं मिल रहे। तो फिर वीमेन ने दे created their own leadership roles, or first such instance was Seneca Falls Convention of 1848 in the United States। और इसमें वीमेन ऑर्गेनाइज themselves to demand their rights। और इसमें जो जो अर्लीस्ट लीडर्स हैं, लाइक एलिजाबेथ केडी स्टैंटन, लुक्रीशिया मॉट, और इन दोनों ने एक सिमिलर डिक्लेरेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जब इंडिपेंडेंस के टाइम में जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जो चार्टर पब्लिश किया था, उसी तरह से उन्होंने भी अपना एक डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स इशू किया, एंड इन दैट दे रिप्लेस्ड द वर्ड मैन विद वीमन। फिर यही कन्वेंशन जो है, इट डिमांडेड पॉलिटिकल राइट, एजुकेशनल राइट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, लीगल इक्वालिटी इन मैरिज। फिर सिमिलरली और लिबरलिज्म की बात करें एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम तो आपने सुना ही है।
So John Stuart Mill, he also lended his support to the feminist demands. In his work, The Subjection of Women, he directly supported their struggle, and he called the subjection of women, the female inequality, as a form of slavery. फिर अब बात करते हैं डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो सबसे पहली ही वेव थी, और ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन है, उसी के बाद स्टार्ट हुई। तो जो यूजुअली यहाँ पे जो डिमांड्स थी वो सब लीगल एस्पेक्ट पे ही डिपेंडेंट थी। उनका सेंट्रल गोल था कि लीगल इक्वालिटी मिले, स्पेशली द राइट टू वोट, क्योंकि उनके हिसाब से बिना पोलिटिकल वॉइस के, बिना राइट टू वोट, कोई भी रिफॉर्म सिक्योर नहीं होगा। तो फिर पूरे जो वर्ल्ड ओवर जहाँ भी फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, वहाँ पे साफ्रेज मूवमेंट, साफ्रेज मीन्स जो वोटिंग के लिए, राइट टू वोट के लिए जो मूवमेंट है, वो हर जगह चलने लग गए। और इनमें जो प्रोमिनेंट अर्लीस्ट लीडर्स थे, तो साफ्रेजिटीज, जैसे एमिलिन पैंकहर्स्ट। फिर यूएस की बात करें तो सुजैन बी एंटनी, सजर्नर ट्रूथ, ये इनके प्रोमिनेंट स्लोगन भी है। जैसे फर्स्ट वाले का है डीड्स नॉट वर्ड्स, सेकंड का है एंड आई अ वुमन। फिर यही जो साफ्रेज मूवमेंट है, ये अल्टीमेटली दे सक्सीडेड। जैसे न्यूजीलैंड became the first country to grant suffrage in 1893, ब्रिटेन ने 1918 में, और फुल सफरेज 1928 में, यूएस ने 1920, और बाकी इंडिया की आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के साथ ही वीमेन को राइट टू वोट मिल गया था। फिर अब आते हैं, जब जो सफरेज, जब राइट टू वोट मिल गया, उसके बाद सेकेंड वेव जो है, अब इट वेंट बियॉन्ड लीगल राइट। अब वो फिर कुछ और दूसरे एस्पेक्ट में, जिनमें उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, जिनमें उनकी जो लाइफ है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, उनके बारे में बात करने लग गए। स्पेशली जैसे लोअर वेजेस हो गया, फिर लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड इंसेंटिव्स, लिमिटेड ऑप्शंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिर नो कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन, ये सब इश्यूज जो है उन लेने लग गए। फिर इसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो है सिमोन द बोवा। सो इन हर वर्क द सेकंड सेक्स, शी टॉक अबाउट दैट सोशल कंस्ट्रक्शन कि वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, व्हिच मींस कि जो आइडिया है, जो जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो असल में वो नेचुरल नहीं है, वो बस सोसाइटी ने इम्पोज किए हैं, ताकि वो जो सिस्टम है वो मेंटेन किया जा सके। और यही सेकेंड वेव जो फेमिनिस्ट हैं, दे ऑल्सो पॉपुलराइज द स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो इससे पहले आपको बताया था कि जो जो इश्यूज थे रिलेटेड टू वीमेन, दे वर कंसिडर्ड पर्सनल। तो उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मैरिटल रेप हो गया, या फिर जितने भी इमोशनल अब्यूज हो गया, डोमेस्टिक अब्यूज हो गया, लोअर वेजेस वगैरह, तो ये सब इश्यूज पहले पर्सनल कंसिडर किए जा रहे थे। बट सेकेंड वेव फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये जितने भी इश्यूज हैं वो पर्सनल नहीं हैं, क्योंकि वो आधी आबादी, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उन्हीं पे तो ये सब चीज़ें हो रही, उन्हीं के साथ तो ये जो इनजस्टिस है, जो अत्याचार है, वो हो रहा है। तो ये फिर ये पर्सनल इश्यूज नहीं बोल सकते, ये कॉमन इश्यूज हैं, ये पोलिटिकल इश्यूज हैं। फिर उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। फिर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, जो कि 1990s के टाइम में स्टार्ट हुई, तो इसमें जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हैं, स्पेशली रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। तो जो मॉडर्निज्म के दौरान यूजुअली मेटा नैरेटिव्स होते थे। मेटा नैरेटिव मतलब ग्रैंड थियरी, यूनिवर्सल थियरी, हर चीज़ की, हर एक डोमेन के अंदर, साइंस की बात करो, फिलॉसफी की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, फिर सोशियोलॉजी की बात करो, हर एक के अंदर उस पहले पहले जब एनलाइटन के बाद जब धीरे धीरे नॉलेज, एजुकेशन, नॉलेज वगैरह सब बढ़ने लग गई, तो होता है कि जब पहले पहले ही आप सबसे पहले डील करते हैं बड़े बड़े इश्यूज में, तो फर्स्ट इंस्टेंस ये रहता है कि जितना भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, उससे आप एक बड़ी सी थीम या कोई बड़ा सा नैरेटिव निकाल के देते हैं, जिनको यूनिवर्सल थियरी कहते हैं। फिर 1990s के बाद से जो पोस्ट मॉडर्निज्म
मॉडर्निज्म शुरू हुआ, विच इज द टाइम आफ्टर मॉडर्निटी। फिर इसके अंदर फिर जो मेटा नैरेटिव्स हैं, जो ग्रैंड थियरीज हैं, जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, वो रिजेक्ट। अब सेम फेमिनिज्म के अंदर भी दे दे रिजेक्टेड दो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस की पूरी दुनिया की सारी वीमेन जो है उन सबका एक ही तरह का एक्सपीरियंस है। क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि अब टारगेटेड चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एशियन वुमन हो, अफ्रीकन वुमन हो, और हर एक कल्चर के अंदर जो लोअर स्ट्रेटा पे हो, जो मिडिल क्लास हो, जो वर्किंग वुमन हो, उन सब के अलग अलग एक्सपीरियंस हो। तो अगर उन सबको देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन रेस, क्लास, कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, कल्चर, रीजन, इन सबको देखें तो सबके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अलग है। और इसी टाइम पे दिस कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शनैलिटी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किम्बरले क्रेनशॉ। और ये जो इंटरसेक्शनैलिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ऑपरेशन है, जो टॉर्चर है, जो अब्यूजेस हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, वो अलग अलग हैं और कभी कभी मल्टीपल फॉर्म्स ओवरलैप होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इंडिया के अंदर बात करें कि एक दलित वुमन, एक पुअर वुमन, एक दलित और फिर एक वुमन, नाउ यहाँ पे तीन सेक्शनल एट्रोसिटीज हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल एट्रोसिटी, सेकंड, कास्ट रिलेटेड, एंड थर्ड, जेंडर रिलेटेड। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों वुंड्स, तीनों अब्यूजेस, ये फिर ओवरलैप होके, कैस्केड होके, फिर उससे है ना अलग ही तरह का एक्सपीरियंस आता है। और फिर ये जो वेव है, इट ऑल्सो एम्ब्रेस कल्चरल डाइवर्सिटी, सेक्सुअल फ्रीडम, एलजीबीटीक्यू राइट्स वगैरह। ना अब फोर्थ वेव की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इट एमर्ज अराउंड अर्ली 2010s। और इसमें जो इश्यूज हैं वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो सॉरी जो करेक्टरिस्टिक है वो है द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूज ऑफ सोशल मीडिया, एंड देन द मैसिव अवेकनिंग, स्पेशली ग्लोबल एक्टिविज्म। और जो इश्यूज थे मेनली वो द एक्सपेंशन ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल लीगल राइट्स, एंड देन वर्क प्लेस इक्वालिटी। फिर इसमें इस डिजिटल एंड ग्लोबल एक्टिविज्म के थ्रू जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ऑनलाइन अब्यूज है, बॉडी शेमिंग है, और इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे इश्यूज सामने आने लगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो आप जानते हैं। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस मीन्स जेंडर के पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से जिस भी तरह का आपके साथ वायलेंस होता है, चाहे वो रेप हो, या फिर किसी तरह की छेड़छाड़ हो, वॉयरिज्म हो, या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, ये सब चीज़ें। फिर बॉडी शेमिंग में किस तरह की आपकी बॉडी है, किस और और उस हिसाब से आपके जो बॉडी मेजरमेंट्स हैं, प्रोपोर्शंस हैं, उनके हिसाब से ना आपको किस तरह के किस तरह की बुलिंग होती है, किस तरह से यू आर कॉल्ड नेम्स। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये सामने आने लगे। और इंटरसेक्शन आपको बता दिया। तो इसी टाइम पे ये जो मी टू मूवमेंट है, ये भी इट बिकेम द डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ फोर्थ वेव। तो ये जो फ्रेज है, इट वाज यूज्ड बाय तराना बर्ग। बट ये जो हैशटैग मूवमेंट है, ये 2017 के बाद जब बहुत सारी वीमेन जो है दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर ओन स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इसके साथ आप जानते हैं कि किस तरह से जो पावरफुल प्लेसेस में जितने भी लोग हैं, किस तरह से काफ़ी सारे लोग एक्सपोज होने लगे इन पॉलिटिक्स, मीडिया, एकेडेमिया, एंटरटेनमेंट वगैरह। फिर एक रोल जो है फोर्थ वेव फेमिनिज्म का, वो जो बीजिंग्स वीमेंस कॉन्फ्रेंस है उसका भी है। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है, ऑल्दो इट वाज रीजनल इन नेचर, बट इसी कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, इट फॉर्मली रिकग्नाइज कि वीमेन एंड वीमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट। इफ वीमेन आर ह्यूमन देन their rights are human rights. Or this conference called for action, plausible action against violence, inequality and exclusion. फिर अब बात करते हैं फेमिनिज्म के कोर अजम्पशन पे। फर्स्ट, पेट्रियार्की। So patriarchy means the rule of father or rule of men.
तो ये चीज़ शुरू में ही आपको समझाई थी कि सोसाइटी जो है एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में मैन पुल ऑल द स्ट्रिंग, मैन go out, men play all the cards, and women, they are in subordinate position. They take care of the household, they look after the children, they are rendered in the household with their reproductive role. इस तरह का जो माइंडसेट है ये पैट्रियार्की का है। तो फेमिनिज्म कहता है कि जो सोसाइटी है ये उसी पैट्रियार्कल सेटअप में रिजिड हो चुकी है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिस्टमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजन कहें, इकोनॉमी कहें, कल्चर कहें, पॉलिटिक्स कहें, वो सब इसी सिस्टम को, इसी पैट्रियार्कल सेटअप को मेंटेन करने के लिए एग्जिस्ट करता है। फिर सेम जो अगर सिल्विया वॉल्बी की बात करें तो इन अ बुक जिसमें उसने पेट्रियार्की को अच्छे से डिफाइन किया, सो हर इन हर बुक थियराइजिंग पेट्रियार्की, वॉल्बी डिस्क्राइब पेट्रियार्की एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर या ये नेटवर्क ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो ये नेटवर्क जो है वही सारे जो इंस्टीट्यूशन है जो आपको बताए, जो उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स। उसके अलावा जो हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, लाइक रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, वायलेंस हो गया, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये ठीक है, ये सारे तो एक फॉर्मल पिलर्स हैं। लेकिन उसके अलावा वॉल्बी ने कुछ और इंस्टीट्यूशन, कुछ और पिलर्स भी बताए, जैसे कि हाउस होल्ड, पेड वर्क, कल्चर एंड वायलेंस। ये सारे जो इंटरनल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इस पैट्रियार्की को सस्टेन करते हैं, या उस फीमेल की जो सबॉर्डिनेटेड पोजीशन है उसको मेंटेन रखते हैं ना, क्योंकि मेल को अगर डोमिनेट करना है, अदरवाइज ठीक है, अगर पैट्रियार्की जो है, मान लिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है, और सोसाइटी, रिलीजन वगैरह सब कह रहे हैं कि पैट्रियार्की होनी चाहिए, पैट्रियार्की होनी चाहिए, बट इतने हजारों सालों में अगर वायलेंस नहीं होता, अगर डोमिनेशन नहीं होता, अगर इस चीज को इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली मेंटेन एंड मैनेज नहीं किया होता, तो फिर ये सिस्टम इतने टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक नहीं चलता। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो वो आवाज उठ ही जाती। तो यानी ये जो सिस्टम है ये अल्टीमेटली मेल डोमिनेंस, वायलेंस, कल्चर और ये बाकी जो चीजें बताई, इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू इस पेट्रियार्की को मेंटेन रखता है। फिर जो सेकंड एजम्पशन है वो है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। मींस जो जेंडर का जो आइडिया है, मेल वर्सेस फीमेल, तो ये असल में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में नहीं है। ये जो जेंडर है इट इज अबाउट सोशल रोल्स, कि मैन के लिए ये काम है, फीमेल के लिए या वीमेन के लिए ये काम है। तो इसी के अगेंस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा है इसलिए ये स्टडी डाली, कि इसने न्यू गिनी के अंदर एक स्टडी की, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी। तो इस एथनोग्राफी में, इस स्टडी के अंदर 3 ट्राइब्स हैं, आरापेस, मुंदगुमोर एंड चाम्बुली। तो अब मीड ने ये स्टडी किया कि ये तीनों जो सोसाइटी है यहाँ पे जो जो रूल्स हैं, जो जेंडर रूल्स हैं वो बहुत अलग हैं। जैसे अरापेश के अंदर देखें तो बोथ मैन एंड वीमेन दे आर कोऑपरेटिव एंड जेंटल, यहाँ पे कोई डोमिनेशन नहीं है। वही अगर मुंदगुमोर की बात करें तो उसमें दोनों सेक्सेस जो हैं दे आर असर्टिव एंड कॉम्पिटिटिव। फिर यही अगर चांबुली की बात करें तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग रिवर्सल है, यानी आज के टाइम में हम देखते हैं कि आदमी जो है वो अग्रेसिव है एंड फीमेल आर सबमिसिव, ऐसा माना जाता है, यही जेंडर रोल्स है। बट चांबुली के अंदर फीमेल्स वर डोमिनेंट, अग्रेसिव, और मेन जो है दे आर एक्सप्रेसिव एंड सबमिसिव। तो इस स्टडी से पता चलता है कि जो ट्रेड्स हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन और जो जेंडर रोल्स हैं दे आर नॉट बायोलॉजिकली फिक्स, बट दे
शेप बाय कल्चर्स। फिर एक न्यूरोसाइंस स्टडी की बात करते हैं, सेक्स बियॉन्ड जेनिटेलिया, जो कि बात करता है कि जो जेंडर्स हैं, नॉट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, द जेंडर रोल्स, वो जो जेनिटेलिया है, यानी अगर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हटा दे तो फिर जो ह्यूमन ब्रेन जो है, क्या वो उन जेंडर रोल्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें पता चला कि जो ब्रेन है, जो इट इज जेंडर न्यूट्रल। इसमें ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स है, जो एंटेंगलमेंट है, न्यूरॉन्स हैं, सिनेप्सेस हैं, वो सब ओवरलैप करते हैं, नॉट दे आर नाइदर मेल नॉट फीमेल। सिर्फ जो स्मॉल डिफरेंसेस हैं विच आर प्योरली सेक्स टिपिकल, लाइक कुछ मेल सिग्निफाई करते हैं, कुछ फीमेल करते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई ब्रॉड डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन द ब्रेन ऑफ मैन एंड अ वुमन। सो ये स्टडी भी सजेस्ट करती, कंक्लूड करती है कि जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, लाइक लीडरशिप, एम्पैथी, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, तो ये सब बायोलॉजिकली फिक्स नहीं है, ये सब सोशल रोल्स हैं। फिर नेक्स्ट उनका अजम्पशन है द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो इसके अंदर यह है कि जो भी पर्सनल इश्यूज माने जाते हैं, प्राइवेट मैटर्स माने जाते हैं, फैमिली लाइफ हो गया, केयर गिविंग हो गया, नर्चर हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गया, तो ये सब जो है प्राइवेट मैटर्स नहीं है। अगर वो इतने सारे लोगों को, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वो अफेक्ट करते हैं, देन दे आर सर्टेनली पॉलिटिकल। फिर नेक्स्ट एजम्पशन है एंड्रोसेंट्रिज्म। एंड्रोसेंट्रिज्म मीन्स मेल सेंट्रिज्म। तो जो पॉलिटिक्स है, इट इज नो मेल सेंट्रिक। तो इस एंड्रोसेंट्रिज्म में जो मेल एक्सपीरियंस है, मेल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, उनको यूनिवर्सल माना जाता है, उन्हीं को अप्लाई किया जाता है। और जो फीमेल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो कंक्लूजन्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और उनके जो सजेशंस हैं, दे आर कंसिडर्ड सेकेंडरी। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म है, दैट इज लिबरल फेमिनिज्म। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है, ये जो जो लिबरलिस्ट आइडियाज हैं, 19th सेंचुरी रिफॉर्म उसके साथ ही आया था, और दैट्स व्हाई इट इज द ओल्डेस्ट स्ट्रैंड, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। तो ये जो लिबरलिस्ट आइडियाज हैं, ये दे फोकस ऑन द पोलिटिकल इश्यूज, पोलिटिकल एंड लीगल इश्यूज लाइक राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और लिबरलिज्म ये मानता है कि जो वीमेन सबॉर्डिनेशन है, इट इज पोलिटिकल इन नेचर, पोलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। मीन्स अगर उनको बराबरी, पोलिटिकल एंड लीगल बराबरी दी जाए, पोलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी दी जाए, देन उनका पोटेंशियल जो है वो सामने आ सकता है। अदरवाइज यू नो दे आर नॉट बायोलॉजिकली इंफीरियर। तो फिर यही इसी से उनकी डिमांड शुरू हुई। ये आपको नाम बता ही दिया, तो जो ये दो नाम आप बिल्कुल याद रखें। फर्स्ट तो मैरी वुllstonecraft, विच इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, और एलिजाबेथ स्टैंटन, जिसने ये फिर डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट इशू किया था, अदरवाइज अलॉन्ग विद लिक्रेशिया मॉट। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट है, इसका आपको बता दिया, ये फर्स्ट attempt था which demanded suffrage, legal equality and access to education। फिर इंडिया की भी बात करें तो आप बेगम रोकेया हुसैन की आप जानते ही हैं कि शी कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिबरलिस्ट इन इंडिया। और ये बेगम रोकेया जो है, कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। मीन्स आज भी जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। तो ये कहते हैं अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम में, इंडिपेंडेंस के आसपास, शी ओपन स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स। और उसका जो ऐसे है सुल्ताना's ड्रीम, ये आप अगर कहीं मिले तो जरूर पढ़ना। सुल्ताना's ड्रीम में शी इमेजिन्ड अ वर्ल्ड कि जिसमें वीमन जो है वो रूल कर रही है और मैन आर सबॉर्डिनेटेड। तो ये भी एक काफी अच्छा अकाउंट है। फिर अब बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म की डिमांड। तो लिबरल फेमिनिज्म जो है, ये
अपने आप को जो लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करता है। डिमांड्स भी वही है, इक्वल लीगल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, political representation, and protection against discrimination and violence. And all such demands are legal and institutional in nature. फिर देखते हैं कि लीगल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए उनकी वजह से। तो फर्स्ट, उन्हीं के इन डिफरेंट कॉल्स की वजह से, उनके प्रोटेस्ट की वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ सेक्स इक्वालिटी इट वाज स्ट्रेंथन इन द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे फिर 14 अमेंडमेंट के थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऐड किया गया। और इंडिया में तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ ही, थैंक्स टू बी आर अम्बेडकर और द होल टीम, होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि दे इंसर्टेड दीज क्लॉजेस। Article 14, which guarantees equality before law irrespective of gender, or Article 15, which prohibits discrimination on grounds of sex. फिर उसके साथ ही एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज भी हुए, स्पेशली इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे ये यूएस की बात करें तो इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, जिसके साथ ही अब मैन एंड वीमेन विल बी पेड इक्वली फॉर द सेम वर्क। सिमिलरली इंडिया में पहले ये लॉ आया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो अब कोड ऑन वेजेस के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ भी ये सेम है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, कि अगर आदमी और औरत एक ही काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग पैसा नहीं मिलेगा, बराबर पैसा मिलेगा। फिर लिबरलिस्ट प्रोटेस्ट की वजह से जेंडर कोटाज भी इंट्रोड्यूस किए गए इन लेजिस्लेचर्स। जेंडर कोटा मीन्स कि वीमेन को ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, इतना परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनको पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो रवांडा became the world leader in women's representation, जहाँ पे 60% of parliamentary seats they are occupied by women। फिर जो नोर्डिक कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, वहाँ भी फीमेल पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ये भी 40% से ऊपर है। इंडिया में बात करें तो वीमेन के लिए ना 1/3 सीट्स पार्लियामेंट के अंदर ये रिजर्व की गई है। फिर क्रिटिसिज्म की बात करें तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि जो लिबरलिज्म है इट ओनली बेनिफिट्स द इलीट वीमेन, द वर्किंग वीमेन, द वाइट वीमेन, द मिडिल क्लास वीमेन। जो पुअर वीमेन है दे आर दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज, और वो सारे इश्यूज जो हैं वो लिबरल फेमिनिज्म उनको नहीं करता, उनको नहीं देगा। फिर जो अनपेड डोमेस्टिक लेबर है उसके बारे में भी लिबरल फेमिनिज्म इट डज नॉट हैव एनी से। फिर जो कास्ट, क्लास, रेशियल इनइक्वलिटीज हैं, जो इंटरसेक्शनल इनइक्वलिटीज हैं, उनके बारे में लिबरल फेमिनिज्म के पास कोई जवाब नहीं। फिर नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो यहाँ पे जब मार्क्सिज्म की बात आती है तो फिर उसमें जो क्लास ऑपरेशन है, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो आएगा। तो इस ये आइडिया कहता है कि जो वीमेन्स ऑपरेशन है इट इज अ रिजल्ट, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे जो फ्रीडरिक एंगल्स की बात करें इन हिज वर्क द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ही आर्ग्यूड दैट वीमेन्स सबऑर्डिनेशन, वीमेन्स सेकेंडरी पोजीशन और साइडलाइनिंग इट बिगेन विद प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई उसी के साथ women they were shifted to their domestic role and men took the world by its neck. So इस तरह से men went out in search for whatever reason, in search for work, or women they they were shouldered with the domestic, the household duties. फिर सेकंड जो आइडिया लिया जाता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म से वो है अनपेड डोमेस्टिक लेबर। तो ये जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इट सेज कि कैपिटलिज्म जो है ये उस अनपेड लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, और ये यानी अनपेड लेबर का जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटलिज्म का प्रॉफिट है। उसी की वजह से कैपिटलिज्म पावर में रहता है, और पावर में रहता है तो ये एक्सप्लॉइट करता है। अनपेड डोमेस्टिक लेबर का मतलब है कि वीमेन दे कुक, दे क्लीन, दे रेज चिल्ड्रन, दे केयर फॉर द एल्डरली, यानी
जो वर्क फोर्स को सस्टेन करने के लिए काम चाहिए। जैसे कोई आदमी अगर किसी कैपिटलिस्ट फर्म में काम कर रहा है, तो उसको फिर जो भी उसकी बेसिक चीज़ें हैं, उसको उठने के बाद जो है उसको जो भी कपड़े हैं वो आयरन चाहिए, खाना उसको प्रिपेयर चाहिए, फिर जो भी उसके बच्चे हैं उनको रखने वाला, फिर उसके जो एल्डरली है घर में उनकी केयर करने वाला, तो ये सब काम जो है वो वीमेन करती है। तो यानी वीमेन, दे आर सस्टेनिंग दी वर्क फोर्स, ताकि आदमी जो है बाहर जाके उस फर्म के अंदर जाके काम कर सके, पैसा कमा के ला सके। लेकिन ये जो डोमेस्टिक लेबर है, ये भी एक फुल टाइम ड्यूटी है, बट इट इज नॉट पेड। तो यहाँ पे ये जो अनपेड लेबर है, इट इज नॉट काउंटेड अंडर नेशनल इनकम। और फिर जो अगर ये जो आईएलओ की जो ग्लोबल टाइम यूज स्टडी की बात करें, तो इट हैज बीन फाउंड दैट कि वीमेन डू अबाउट 3 times मोर अनपेड केयर वर्क देन मैन वर्ल्ड वाइड। यानी आदमी जितना काम कर रहा है उससे 3 गुना ज्यादा काम जो है वो वीमेन कर रही है, एंड दैट इज स्प्रेड ओवर द 24 आवर्स। और ये आप जान सकते हैं कि एक जो मदर होती है, मदर विद यंग चिल्ड्रन, और उसमें अगर 2-3 बच्चे हों, तो फिर तो ये टास्क जो है वो बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाता है। बच्चे भी है, एल्डरली भी है, सबका खाना बनाना है, सबके कपड़े धोने हैं, घर साफ रखना है, फिर तो छोटे मोटे अदर हाउस होल्ड कोर्स हैं, ड्यूटीज हैं। तो ये सब मिला के बहुत सारा काम हो जाता है। यही इंडिया की बात करें तो इंडिया दे परफॉर्म नियरली 5 times मोर अनपेड वर्क देन मैन। सो यहाँ पे ये इतना सारा काम हो रहा है, बट ये काम जो है ये इट इज नॉट पेड, एंड इट इज नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम, जीडीपी के अंदर। फिर ये है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो ये एक स्टडी हुई थी, द वैल्यू ऑफ अनपेड केयर वर्क। तो उसमें पता चला कि ये जो अनपेड डोमेस्टिक लेबर है, ये इट कंट्रीब्यूट्स बिटवीन 10 to around 40% ऑफ जीडीपी इन डिफरेंट कंट्रीज। यानी 40%। अगर इंडिया की बात करें, अगर ये 25% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेट्स से एक हाफ पे मेजर है, अगर सिर्फ 25% अनपेड डोमेस्टिक लेबर है, और इंडिया की जो प्रेजेंट इकोनॉमी है इट इज 330 लाख करोड़, तो इट कम्स अराउंड 83 लाख करोड़। तो 83 लाख करोड़ जो कि दुनिया की कई सारी कंट्रीज की टोटल जीडीपी है, उतना वर्क से अनपेड है। तो ये अपने आप में एक एक्सप्लॉइटेशन है। फिर नेक्स्ट उनका जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, इसका ऑब्जेक्शन है दैट इज रिप्रोडक्टिव लेबर। कि ये जो चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड रियरिंग है, केयर गिविंग है, ये सब जो है इट प्रिपेयर्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स। क्योंकि वही बच्चे जो है वो आगे बढ़ के फिर वही उसी वर्कफोर्स का पार्ट बनते हैं। अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिले, न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो फिर अनहेल्दी वर्कफोर्स होगी। तो एक तरह से वो उसी सिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं, उसी कैपिटलिज्म को वर्कफोर्स एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फिर भी उनका जो वर्क है, रिप्रोडक्टिव लेबर है, इट इज नॉट रिकग्नाइज एज इकोनॉमिक वर्क, अदरवाइज इट मस्ट हैव। फिर नेक्स्ट उनका जो अजम्पशन है, आइडिया है, वो है जेंडर इनइक्वालिटी इज स्ट्रक्चरल। जो कि हम शुरू से देख रहे हैं कि जो भी उनकी इनइक्वालिटी है, जो भी उनकी ये जो उनका जो हैंडीकैप है, ये स्ट्रक्चरल इन नेचर है। स्ट्रक्चरल मीन्स उनको डेलिबरेटली इस इन अनइक्वल पोजीशन के अंदर रखा जाता है, इस डिसएडवांटेज पोजीशन में रखा जाता है। जैसे एक ये 2023 ग्लोबल वेज गैप रिपोर्ट, इसके द्वारा पता चला है कि वीमेन को मेन से 20% कम मिलता है। और सेकंड एक और स्टडी में पता चला है कि वीमेन को ये जितने भी निम्बल वर्क्स हैं, लाइक केयर गिविंग हो गया, टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रिसेप्शन हो गया, डोमेस्टिक सर्विस हो गया, इन्हीं सब सेक्टर्स के अंदर उनको ज़्यादा जॉब मिलती है, उसी के अंदर उनको एम्प्लॉय किया जाता है। और ये सारे सेक्टर्स जो हैं, सब के सब अंडरपेड है। मतलब इनके अंदर असल में इकोनॉमिक लेवल की प्रोडक्टिविटी उस स्केल की नहीं आती। क्योंकि और भी कोई भी हैवी वर्क होगा, तो हैवी वर्क के लिए आप जानते हैं, हैवी वर्क के लिए स्ट्रेन चाहिए,
उसके लिए डिवोशन चाहिए, टाइम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, स्किलिंग चाहिए। और ये सब उनको नहीं मिलता, तो ये सब निम्बल वर्क जो है, निम्बल और कह सकते हैं एंट्री लेवल जॉब्स ही उनको मिल रहा है। फिर फाइनली जो सोशल फेमिनिस्ट हैं, दे द कॉल फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर जो इक्वालिटी चाहिए, ट्रू इमेंसिपेशन चाहिए, तो उसके लिए जो वेल्थ है इट मस्ट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तभी जाके वो जेंडर इनइक्वालिटी वो इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। फर्स्ट, जो डोमेस्टिक लेबर है इट मस्ट बी पेड। तो फिर उससे क्या है कि उनकी केयर गिविंग जो है इट विल बी अकाउंटेड इन टू द नेशनल इनकम, एंड सेकेंड दे विल बी पेड फॉर दिस वर्क। सो उसके लिए उनको जो लॉस्ट आवर्स हैं, लॉस्ट वेज है, उसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा। और या फिर ओपन एवेन्यूज फॉर देम टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल। फिर यहाँ पे जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी जॉब्स हैं, चाहे वो स्टेम की बात करें, चाहे वो अदर टेक्निकल इंडस्ट्रीज की बात करें, डिफेंस की बात करें, और या नॉलेज इंडस्ट्रीज की बात करें, जो भी तरह के जो भी हाई स्किल वर्क्स हैं उनके अंदर उनको जगह दी जाए। तो यही सोशल फेमिनिस्ट का कॉल है। तो एक आइडिया उनका ये है, दैट इज पब्लिक चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर। तो पब्लिक चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर इट्स सिमिलर टू अदर वेलफेयर सर्विसेज, कि उनको जो भी अनपेड वर्क है उनका, ये फिर उसके लिए उनको पेड पे किया जाए, या फिर उनका कोई ना कोई कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए। फिर अब देखते हैं कि वेलफेयर रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। तो फिर इन आइडियाज की वजह से काफी सारा जो जेंडर वेलफेयर है वो इंट्रोड्यूस हुआ। नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दे आर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, पेड पेरेंटल लीव एंड पब्लिक हेल्थ केयर। और सिमिलरली इंडिया के अंदर भी जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, क्रैश है वगैरह, ये सब। फिर अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि जितने भी जेंडर ऑपरेशन है, सोशल फेमिनिज्म reduce all those gender operation to the class operation. मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये सोसाइटल भी है, रिलीजियस भी है, ये पेट्रियार्कल भी है, अदर इश्यूज भी है, बट जो कल्चर, आइडेंटिटी, रेस, अदर इश्यूज सब इग्नोर किए जाते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं रेडिकल फेमिनिज्म पे। तो रेडिकल फेमिनिज्म जैसे नाम से ही लग रहा है, इट हैज a totally different strand than any other branches of feminism. तो रेडिकल फेमिनिज्म और कह सकते हैं एक्सट्रीम फेमिनिज्म, तो ये एक्सट्रीम स्टैंड है, ये कहता है कि पेट्रियार्की इज द रूट ऑफ द होल structural inequality. Patriarchy is the ultimate wound of the female suffering, और फीमेल इक्वलिटी के लिए इस सिस्टम को, इस डोमिनेशन को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और यहाँ पे ये जो जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ये आइडिया शुरू हुआ था फ्रॉम द वर्क ऑफ सुलामित फायरस्टोन, द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स। तो अकॉर्डिंग टू फायरस्टोन, the female operation begins with the biological reproduction। क्योंकि जब तक महिलाएं जो है वो बच्चे पैदा करती रहेगी, तो फिर उनका जो टाइम है, वो टाइम है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो भी कॉम्पिटेंस है, वो वहीं पे जाएगा। वो उस चीज को, उस वल्नरेबिलिटी को वो छोड़ नहीं सकती, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकती। तो फिर महिलाएं जो फिर उस रिप्रोडक्टिव रोल के अंदर आ जाएगी, तो फिर आदमी जो है अदर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज के को एक्सेस करेगा। तो इसी के साथ ये एक पावर गेम हो गया। फिर रेडिकल फेमिनिज्म ये भी कहता है कि पेट्रियार्कल सिस्टम और दी दी मैन ऑफ देम कंट्रोल वीमेंस बॉडीज। क्योंकि वीमेंस जो कंट्रोल है ये हर चीज में है, जैसे अबॉर्शन हो गया, कॉन्ट्रसेप्शन हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया। क्योंकि इसी हिसाब से फिर बाकी चीजें भी कंट्रोल होती है, कि अगर उनको यही डिक्टेट किया जाता है कि कब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं और कितने बच्चे पैदा करने हैं, अगर उनका इस जो डिसीजन है
इस इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनका अगर कोई रोल नहीं है और ये सब जो आइडियाज हैं ये उन पे थोपे जाते हैं, तो फिर उनकी जो पूरी लाइफ है, उनकी जो पोटेंशियल है, उनके जो एक्सेस है, उनकी जो प्रोग्रेस है, वो वहीं पे फिर रुक जाती है। जैसे जो एक एक्टिविस्ट है एंड्रिया ड्रॉर्किन, सो इन हर वर्क इंटरकोर्स, उसने कहा है कि जो सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं असल में दे आर अबाउट मेल डोमिनेंस, दे आर शेप्ड बाय पावर, नॉट फ्रीडम, नॉट कनेक्शन। और यही सेम जो स्टडी में पता चला है कि जो 40% ऑफ वीमेन ग्लोबली वो उन कंट्रीज में है जहां पे अबॉर्शन एक्सेस जो है वो उनके पास नहीं है। तो अबॉर्शन एक्सेस नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन जो है वो उनके ऊपर थोपा जाता है, वो कंट्रोल रहेगा। और ये भी आइडिया है कि जो फोर्स स्टेरिलाइजेशन है वो सब वीमेन पे ज्यादा होते हैं। खैर, नेक्स्ट रेडिकल आइडिया जो है इट इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। इंस्टीट्यूशन कंट्रोल मीन्स जितने जो इंस्टीट्यूशन है, सिस्टमिक इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटी, वो सब के सब वीमेन को कंट्रोल करते हैं एंड दैट दे रीइंफोर्स मेल डोमिनेंस। और जैसे बहुत सारे रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो फीमेल सबमिशन और मेल लीडरशिप इसको एम्फोसाइज करते हैं, और यही आइडिया जो है बार बार प्रोपेगेट होता है। फिर नेक्स्ट उनका आइडिया है अबाउट सेक्सुअल वायलेंस। तो रेडिकल फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल वायलेंस है, चाहे वो रेप हो, चाहे वॉयरिज्म हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, टचिंग इनअप्रोप्रिएटली हो, या फिर सेक्सुअल एडवांसमेंट हो, तो ये सब जो है ये टूल्स ऑफ कंट्रोल है, जिसमें ये सारे सेक्सुअल वायलेंस दे आर दे कीप वीमेन इन द स्टेट ऑफ फियर एंड दे कीप वीमेन कंट्रोल। और ये एक एस्टॉनिशिंग स्टडी है जिसमें पता चला है कि नियरली 1 in 3 वीमेन, मतलब हम लोगों में हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी भी बात करते हैं, तो हर हर तीसरी महिला जो है उसने फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस ये एक्सपीरियंस किया है। नाउ फिर जो रेडिकल प्रपोजिशन है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिसमें ये आइडिया है कि जो भी ये प्राइवेट इश्यूज हैं दे आर नॉट प्राइवेट एनीमोर, दे आर पॉलिटिकल इश्यूज, अब्यूज, मैरिटल रेप, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट, वेज गैप वगैरह। फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि देयर इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मेल बिहेवियर, कि सारे आदमी जो है वो इक्वली जो पैट्रियार्की प्रोपेगेट नहीं करते, और सारे के सारे जो है वो इक्वली ऑपरेसर्स नहीं है। फिर जो अदर डायमेंशंस हैं, रेस, क्लास, कल्चर, रिलीजन, उन सबको भी प्रॉपर जगह नहीं मिली, उनको भी इग्नोर किया गया है, सिर्फ सारा फोकस जो है पेट्रियार्की पे रहा है। फिर ये जो आइडिया है इट पोर्ट्रेज वीमेन एज विक्टिम्स, यानी हमेशा जो है वीमेन जो है वही एक उन्हीं को ऐसा दिखाया जाता है कि उन्हीं पे अत्याचार हो रहा है, जबकि वीमेन आर इक्वली लाइकली टू टू कॉज साइकोलॉजिकल इमोशनल फिजिकल डैमेजेस। ये हमने अभी काफी टाइम में थोड़े देखा ही है, कितने सारे मर्डर्स हुए हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कल्चरल फेमिनिज्म पे। तो cultural feminism it talks about the difference in ideas between man and female, the difference between male and female ideas, masculine and feminine ideas. तो cultural feminism कहता है कि the female they have different cultures and they bring different values into social and political life. जैसे they bring empathy, care, cooperation, nurturing, responsibility, connection, ये सब। जबकि उनके हिसाब से जो अदर आइडियाज हैं, जो मैस्कुलिन आइडियाज हैं, कंपटीशन, डोमिनेशन, अग्रेशन, कंट्रोल, दे आर नॉट हेल्दी एट ऑल। क्योंकि इन सब कंपटीशन, डोमिनेशन, इन सब की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है, एलिनेशन होता है ना, उसकी वजह से वॉर होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कल्चरल फेमिनिज्म वो दे प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव विजन जिसमें सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज अराउंड कोऑपरेशन एंड कनेक्शन, नॉट ऑन वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। फिर इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की बात करते हैं, तो ये जो शुरुआत है द द एसोसिएशन विद डिफरेंसेस, ये शुरू हुई थी इन द वर्क ऑफ कैरोल गिलिगन,
सो उसका जो वर्क है इन अ डिफरेंट वॉइस, इसने कहा है कि ये जितनी भी ये जो मॉरल थियरीज हैं, स्पेशली अबाउट मैस्कुलिन वैल्यूज, तो वो मॉरल वैल्यूज सही नहीं है, बिकॉज दे आर एंड्रोसेंट्रिक, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मेल ही है, जबकि फीमेल दे ऑल्सो ब्रिंग समथिंग एल्स इनटू द लाइफ। फिर यही आइडिया जब आगे जाता है तो कल्चरल फेमिनिज्म दे क्रिटिसाइज दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। तो ग्लोरिफिकेशन वो जो है वो वही जो एंड्रोसेंट्रिक जो मैस्कुलिन वैल्यूज हैं उनका एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि चैलेंज कंपटीशन ये स्ट्रेंथ नहीं है। वॉर होते हैं तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है, और डिस्ट्रक्शन में फिर फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय होती है, और उनकी उसमें फिर जो वीमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। जैसे जो 2016 में स्टडी हुई थी, बिफोर द गाजा वॉर, बिफोर द द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उसमें ये पता चला है कि जो वीमेन एंड चिल्ड्रन है, जिसमें जितनी भी डिस्प्लेस पॉपुलेशन हो, चाहे वॉर की वजह से हो चाहे एनवायरमेंट की वजह से हो, डिस्प्लेस पॉपुलेशन में 80% जो है वो वीमेन एंड चिल्ड्रन है। फिर यही कल्चरल फेमिनिज्म का इन्फ्लुएंस जो है पीस स्टडीज पे क्या है, तो जो लेमा गबोवी, जिसने लाइबेरिया के अंदर एक पीस मूवमेंट शुरू किया था, तो यहाँ पे शी लेड वीमन इनटू दिस पीस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल अथॉरिटी, और उसकी लीडरशिप की वजह से 2003 आक्रा पीस एग्रीमेंट इट वाज साइन, और उसी के बाद शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। सो ये भी एक डिफरेंट स्टडी, क्या ये कह सकते हैं डिफरेंट टेक है, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है। फिर जब कल्चरल फेमिनिज्म है, तो इको फेमिनिज्म के अलावा कल्चरल फेमिनिज्म भी जो एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स हैं, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हैं, उनके खिलाफ भी ये कहता है, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सबसे पहले आता है, क्योंकि वॉर के अलावा क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ अफेक्ट होती है। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है, ये एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी वीमेन बहुत ज़्यादा सफ़र होती है। तो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है असेंशियलिज्म। असेंशियलिज्म मतलब ये है कि इसमें सारी जो वीमेन है, दे आर पोर्ट्रेज, दे आर जनरलाइज एज केयरिंग एंड पीसफुल। तो यहाँ पे फिर जो स्टीरियोटाइप है अबाउट देयर सबमिशन, अबाउट देयर वैल्यू सिस्टम, वो फिर री होता है, और सारी की सारी वैसे होती भी नहीं है। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म जो है इट इज अबाउट एक्सक्लूजन, क्योंकि अब जो कल्चरल फेमिनिज्म है ना, जो उनके आइडियाज हैं वो मिडिल क्लास वीमेन के हैं, लेकिन उसके साथ ही जो इंटरसेक्शनल डायमेंशंस हैं वो उनको इग्नोर किया गया। फिर नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो पोस्ट मॉडर्न जो एज है, पोस्ट मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निज्म, इट एमर्ज during the late 20th century after the age of modernity was over। तो जो मॉडर्न एज है ये शुरू हुआ था एनलाइटनमेंट के साथ में, इसका बैकग्राउंड पहले भी दिया आपको। तो उसमें क्या है कि जब पहले पहले रिसोर्सेज वगैरह एक्सेस होने लगे, एजुकेशन जो है धीरे धीरे बिल्डअप होने लगा, है ना, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हुए, पेटेंट्स आए, नॉलेज सिस्टम एक्सपेंड होना शुरू हुआ, तो फिर जितने भी फिनोमिना है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक कहें, एनवायरमेंटल कहें, सोशल कहें, पॉलिटिकल कहें, इन सब फिनोमिना पे, इन सब प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज पे ग्रैंडर थियोरीज, यूनिवर्सल थियोरीज दी जाने लगी, और यूनिवर्सल सॉल्यूशंस भी दिए जाने लगे, यूनिवर्सल थियोरीज एंड यूनिवर्सल सॉल्यूशंस। सो ये एक टाइम तक ये सही होता है, क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका ब्रॉडर आइडिया ही होता है। फिर जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हैं, डीप इन इन डेप्थ स्टडी होती है उसकी, तब आपको पता चलता है कि अब जो जो यूनिवर्सल सॉल्यूशंस हैं, ये यूनिवर्सल आइडियाज हैं, दे आर नो लॉन्गर फीजिबल। तो यहाँ भी सेम पोस्ट मॉडर्निज्म में मॉडर्निटी के जो यूनिवर्सल आइडियाज हैं वो धीरे धीरे विद टाइम अब वो इनएप्लीकेबल साबित होने लग गए। तो फिर एक न्यू एज आई, पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसने कहा कि अब वो यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अब जो एक्सपीरियंसेस हैं दे मस्ट बी ब्रॉडन्ड, और जो सोल्यूशंस हैं दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड टारगेटेड।
तो यहाँ भी जो पोस्ट मॉडर्निज्म है या पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, वो वही जो यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस है उसके बारे में, कि जो फीमेल आइडेंटिटी है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी यूनिवर्सल नहीं है। दे आर शेप्ड बाय लैंग्वेज, कल्चर, पावर एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज, पावर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर की बात करते हैं तो मीचेल फूको, ये काफी सारे लोग जो है ये नाम जानते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ इसको अटैच किया जाता है। तो इन हिज वर्क द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ही आर्ग्यूड दैट कि मॉडर्न टाइम में पावर इट वर्क्स थ्रू नॉलेज एंड लैंग्वेज, क्योंकि जिसके पास एक्सेस टू नॉलेज है, क्योंकि आज के टाइम में प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर नॉलेज ही है। अब जो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं, जो एक्सेस टू पावर है, जो सोशल मोबिलिटी है, या ओवरऑल इन सिंपल जो प्रोग्रेस अगर कह सकते हैं जिसको, इट इट फ्लोज फ्रॉम नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। तो यही आइडिया जो है वो उसके वर्क में रिफ्लेक्ट होता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट में रिफ्लेक्ट होता है कि पावर नॉलेज से आता है, नॉलेज स्टडी से, स्टडी डिवोशन एंड टाइम से, और जिसके पास नॉलेज होगा उसके पास एक्सेस टू द लैंग्वेज होगा। ये भी आप समझ सकते हैं। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, अगर आप न्यूरो साइंस पढ़ते हैं, तभी तो आपके पास जो न्यूरो साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसका एक्सेस होगा। जब आप न्यूरो साइंस पढ़ेंगे तभी तो आप न्यूरो साइंटिस्ट बनेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, नॉलेज एंड लैंग्वेज। सिमिलरली यही नॉलेज एंड लैंग्वेज जो है, दे आर क्रिएटिंग अनदर नैरेटिव अबाउट what is fitting for any particular role, any particular gender। वीमेन के लिए क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है, क्या डेविएंट है। फिर सेम जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो जूडिथ बटलर, एक फेमिनिस्ट फिलोसोफर, शी रोट जेंडर ट्रबल, और उसमें उसने कहा कि जेंडर की जो डेफिनेशन है वो अब चेंज होनी चाहिए। जेंडर इज समथिंग दैट पीपल डू रिपीटेडली, या फिर जेंडर इज अबाउट एक्शन। जो आप करेंगे, जो भी आप रोल लेंगे, उस रोल के साथ जो भी सोशल स्टेटस अचीव्ड है वो आपका जेंडर होगा। मीन्स अगर आप बायोलॉजिकली आप कोई भी हैं, कोई भी फ्लूइड आइडेंटिटी है, क्योंकि आज के टाइम में तो पूरा स्पेक्ट्रम है आइडेंटिटीज का। तो मैन है, आप वुमन हैं, फिर LGBTQ में लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, और कोई आपकी फ्लूइड आइडेंटिटी है, जो भी है, इनमें से आप क्या एक्शंस करते हैं। अगर आप जो जो सोसाइटल आइडिया है मैस्कुलिन रोल का, वॉरियर का हो गया, फाइटर का हो गया, या फिर एक एंटरप्रेन्योर का हो गया, या फिर केयर गिविंग का हो गया, तो जैसा भी आपका रिपीटेड एक्शन होगा वो आपका जेंडर डिसाइड करेगा। फिर ये तो आपको बता दिया कि कोई यूनिवर्सल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। जिस तरह की आपकी सोसाइटी है, जिस तरह का कल्चर है, उसी तरह का आपका आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी। और यही एक स्टडी में भी पता चला है कि वर्ल्ड ओवर ग्लोबली जो वीमेंस प्रायोरिटी है वो अलग अलग है। जहाँ पे रिसोर्सेज कम है वहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। फिर जहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे उनको राइट्स अवेलेबल है, सोशल कैनवस जो है डेवलप्ड है, दे टॉक अबाउट द बॉडीली ऑटोनॉमी और द पोलिटिकल वॉइस। तो यहाँ पे जो भी उनके जो लोकल कॉन्टेक्स्ट हैं वो डिपेंड करते हैं। फिर ये जो इंटरसेक्शनैलिटी वाला आपको बता दिया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ऑपरेशन है, ये बहुत सारी लेयर्स के साथ क्रिस क्रॉस करता है। यानी कोई एक ऐसा भी शख्स हो सकता है जिसको सोसाइटी के बहुत सारे टॉर्चर एक साथ झेलने पड़ रहे हैं। जो एग्जांपल आपको दिया, दैट पुअर दलित वुमन। नाउ
उस इस पर्सन को तीन तरह के डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है: फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस जो है दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, अब उस जो बाइनरीज हैं, रिजिड कैटेगरीज हैं, मैन एंड वीमन, उसको अब वो नकार के अब वो एक फ्लूइड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है। और ये अगेन ये एक स्टडी ऐड की विच इज इंडोनेशिया से है, द बुगी सोसाइटी ऑफ साउथ सुलावेसी। तो इस सोसाइटी में द बुगीज दे हैव 5 जेंडर्स। हमारे पास 2 है, उनके पास 5 है, हर एक का अलग अलग रोल है। तो एक चीज है यहाँ पे आज ये कि जो जेंडर है वो बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके सोशल रोल पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ओरोआनी वो मेन है, फिर माकून राय दे आर वीमेन, फिर अब नेक्स्ट चालालाई। अब चालालाई वो है जिन जो पैदा होने पे दे वर असाइन फीमेल, बट बाद में बड़े होके दे टेक मेल रोल्स, तो उनको कहते हैं चालालाई। फिर चालाबाई, ये वो इंडिविजुअल है जो पैदा होने के साथ दे वर असाइन मेल, बट देन बड़े होने के बाद दे टेक अप फीमेल रोल्स। तो और जो फिफ्थ जेंडर है इट इज बिसु, विच इज कंसिडर्ड सेक्रेड, जो ज्यादातर जो है जो प्रीस्ट एंड जो रिचुअल स्पेशलिस्ट हैं उनको दिया जाता है। फिर क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट उनका क्रिटिसिज्म है कि इस फ्लूइड आइडेंटिटी, यूनिवर्सल नॉन यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, लोकल या डाइवर्स एक्सपीरियंस की वजह से पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, कोई शेयर्ड आइडेंटिटी नहीं है, तो कलेक्टिव एक्शंस नहीं हो पाएगा। फिर जो लैंग्वेज जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप पोस्ट मॉडर्निस्ट कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लैंग्वेज में जार्गन्स बहुत सारे हैं। फिर ये है कि अब वो आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस में रह गए, तो वो फिर जो बाकी इश्यूज हैं, जो रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं, जो पोवर्टी हो गया, हंगर हो गया, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उनके बारे में उनके पास नहीं है। फिर नेक्स्ट लेते हैं पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। थोड़ा फास्ट लेते हैं, 1 घंटा हो गया इसमें। तो पोस्ट कॉलोनियल जो है ये कहता है कि जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है, जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ फेमिनिज्म है, इट कैन नॉट स्पीक फॉर ऑल वीमेन एंड इट कैन नेवर स्पीक फॉर द वीमेन ऑफ ग्लोबल साउथ। जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो सोसाइटी है, वहाँ पे द वीमेन दे फेस डिफरेंट situation, different exploitation, they have different tradition, different cultural landscape। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न लेंस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और सेम जो इंडियन स्कॉलर है चंद्रा तलपड़े मोहंती, इन फेमस ऐसे द फेमस ऐसे अंडर वेस्टर्न आइज, उसमें ये कहा है कि जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट लेंस है, इट ट्रीट्स जो थर्ड वर्ल्ड वीमन है, द वीमन फ्रॉम ग्लोबल साउथ, एज अ सिंगल ग्रुप। और ये ये जो प्रोजेक्शन है, इट रेलिगेट्स, इट साइडलाइंस देयर डाइवर्सिटी इन एजेंसी। तो ये जो वेस्टर्न आइडिया जो है ये बेकार है। उसमें जो वेस्टर्न वीमन जो है दे आर अपीयर लिबरेटेड एंड एजुकेटेड, वेयर एज जो नॉन वेस्टर्न वीमन है, स्पेशली वीमन फ्रॉम ग्लोबल साउथ, they are considered backward and helpless and vulnerable। फिर कॉलोनियल लेगेसी की बात करते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जो कॉलोनियल रूल जो है, जब जैसे इंडिया की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश थे, तो दे कोडिफाइड पर्सनल लॉज हियर। तो उस कोडिफिकेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थी, जिनको वो रिफॉर्म कर सकते थे, उनको उन्होंने वहीं पे फ्रीज कर दिया। उसको, उन ट्रेडिशंस को उन्होंने लीगल अथॉरिटी दे दी, क्योंकि जो अभी तक उनके आने से पहले जो जो आइडियाज जो थे, जो प्रैक्टिस जो थी, जो ओरली चल रही थी, है ना, उन्हीं आइडियाज को उन्होंने एक रिटन बेसिस दे दिया। तो इसकी वजह से जो पैट्रियार्की है या फिर जो रिलीजियस होल्ड है, वो कम होने की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। फिर जो इंडिया इंडिया की बात करते हैं तो यही जो पर्सनल लॉज जो हैं ये सब कुछ हैंडल करते हैं, मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स। तो इन सब लॉज के अंदर
किसी भी रिलीजन की बात करें, तो वीमन को इन सब पर्सनल लॉज के अंदर बहुत कम पावर है। फिर वेस्टर्न नैरेटिव की बात करते हैं, वेस्टर्न लेंस की बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न स्कॉलरशिप है, या वेस्टर्न व्यूअरशिप है, वेस्टर्न ऑडियंस है, वो सब के सब जो पोस्ट कॉलोनियल वीमन है, या फिर जो द थर्ड वर्ल्ड वीमन है, उन सबको वो एक ही लेंस से देखते हैं, द अफगान वीमन, द वेल्ड वुमन, या फिर द बैकवर्ड वुमन। तो यहाँ पे हर जगह पे इसी तरह से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन सारा ऐसा ही है। फिर अब क्रिटिसिज्म पे आते हैं, क्योंकि इको फेमिनिज्म भी है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ये जो ट्रेडिशंस हैं, जो ग्लोबल साउथ की जो ट्रेडिशन है, उनको रोमांटिसाइज कर रहा है, क्योंकि सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लोकल प्रैक्टिसेस, वो अच्छी नहीं है, लिबरेटिंग नहीं है। फिर सेकंड, कल्चरल रिलेटिविज्म, क्योंकि अब अगर ये कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि हर एक कल्चर जो है उसको अपने हिसाब से देखना चाहिए, उसको उस कल्चर के हिसाब से ही उसको देखना चाहिए, उस पर कोई जो वेस्टर्न बायस है या फिर जो यूनिवर्सल मोरालिटी है वो नहीं थोपी जानी चाहिए। लेकिन यही इसका क्रिटिसिज्म है कि अगर ये कल्चरल रिलेटिविस्टिक रहेगा, तो फिर इसको किसी और अदर पैरामीटर से, मॉरल पैरामीटर से, लिबरल पैरामीटर से इसको जज नहीं किया जाएगा, तो फिर जितने भी ऑपरेसिव जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो फिर बचे हुए रहेंगे। अब बात करते हैं इकोफेमिनिज्म की। तो इकोफेमिनिज्म जैसे नाम से ही पता है, इट इज़ अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे आइडिया वही है कि मैन जो है, दे आर डिस्ट्रॉय एंड फीमेल दे आर कंसिडर्ड क्रिएटर। तो इको फेमिनिज्म का कहना है कि जिस तरह से मैन जो है वो एग्रेशन, डोमिनेंस, कंट्रोल, प्रॉफिट, हायरार्की, इन सबको वैल्यू रखते हैं, तो उसी के साथ सेम ट्रीटमेंट जो है वो नेचर का भी वैसे ही करते हैं, नेचर को भी वैसे ही कंट्रोल करके उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। फिर ये जो टर्म है, इट वॉज फर्स्ट यूज बाय अ फ्रेंच थिंकर, फ्रांसवाज डोबन, और उसकी बुक है, ये एक फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, जितना होगा उतना करेंगे, और ये प्रोनाउंसिएशन है ला फेमिनिज्मी उलामो, ये विच इन इंग्लिश इट मीन्स फेमिनिज्म और डेथ। सो इस बुक के थ्रू शी वांट दैट कि जो कैपिटलिज्म है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो प्रॉफिट मेंटालिटी है, इट इज डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट, एंड देन वीमेन must lead the charge, the struggle to protect the environment because they are going to suffer the most. फिर हिस्टोरिकल रूट्स की बात करते हैं, तो यही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, स्पेशली इन रिलेशन विद फेमिनिज्म, ये शुरू हुआ था एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट से। और फिर इंडिया में भी उसी टाइम पे जो है चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे वीमेन जो है, दे इक्वेटेड देमसेल्फ विद नेचर, दे अलाइन देयर वैल्यू सिस्टम विद नेचर। और सिमिलरली इसी आइडिया के साथ उन्होंने आदमी को फिर वैसे ही देखा है कि मैन आर द एक्सप्लॉइटर्स, द एग्रेसर्स। तो फिर नेचुरली दे वांटेड टू बी क्लोज टू द नेचर, टू द एनवायरनमेंट। फिर अब एनवायरमेंटल मैनेजर की ये बात करते हैं, बिकॉज कि वीमेन जो है, दे दे मस्ट टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, जिनमें उनको पानी, फ्यूल, वुड, फूड, ये सब। और आपको ये भी समझना होगा कि हम ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी इंडिजिनस वीमेन भी है, बहुत सारी पुअर वुमन है, बहुत सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज में है, और विलेज एंड सबर्ब में है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है, बेसिक नेसेसिटीज, ये हर जो महिला है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी वजह से महिलाएं जो है उनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। फिर यही जैसे एक स्टडी की बात करते हैं 2019 की, कि जिन रीजन्स में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, माइनिंग सबसे ज़्यादा हुई है,
वहाँ पे फीमेल पॉवर्टी और हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगेन आपको ये समझना होगा कि ये हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वीमेन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे है ना, जो सेम जो डाइवर्स एक्सपीरियंस की बात करें, नॉन यूनिवर्सल या लोकल एक्सपीरियंस की बात करें, तो महिलाएं फिर बहुत अलग अलग तरह की सेटिंग्स के अंदर है। रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर है, पुअर हाउस होल्ड हैं, कुछ स्लम में रह रही है, कुछ फॉरेस्ट लैंडस्केप में है, कुछ ट्राइबल वीमन हैं। तो ऐसे में उन सब सिचुएशंस के अंदर जब भी ये एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी प्रोजेक्ट है एनवायरमेंटल या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो अगर उसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म होते हैं, तो महिलाएं जो है वो सबसे पहले उनको स्कूल से निकाला जाता है, सबसे पहले उनसे रिसोर्सेज हटाए जाते हैं। फिर सेम क्लाइमेट चेंज का भी वही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वायलेंस जो है, स्पेशली ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, वो महिलाओं पे ज़्यादा होता है। फिर क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट, कि एक वही जनरलाइजेशन है कि जो महिलाएं जो हैं, फर्स्ट उनको केयर गिविंग, क्लोजर टू नेचर, इस स्टीरियोटाइप के अंदर उनको डाला जाता है। फिर साथ में जो भी जो कंट्री साइड लाइफ है, रूरल लाइफ है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको रोमांटिसाइज किया गया है। जबकि जो रहते हैं गांव में, है ना, जो जैसलमेर के अंदर जो अब आज भी 4-4 5-5 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते हैं, तो वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है और करने लायक भी नहीं है। फिर क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं फेमिनिज्म की। फर्स्ट, एलीट बायस, ये सब वाइट वीमेन जो है उनके बारे में है। फिर सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि फेमिनिज्म जो है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, मैरिज, मदरहुड, सोशल स्टेबिलिटी, समाज वगैरह, है ना, वो सब अफेक्ट होगा। फिर थर्ड जो है वो है उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि अगर जो फेमिनिस्ट है, अगर वो इतने से बड़े स्पेक्ट्रम में रह रहे हैं, लिबरल भी है, सोशलिस्ट भी है, रेडिकल है, पोस्ट कॉलोनियल है, इंटरसेक्शनल है, और उनकी आइडेंटिटी भी फ्लूइड है, तो ऐसे में वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रोग्राम पे वो एग्री नहीं हो सकते। देन द वेस्टर्न बायस है ही है, क्योंकि इसमें जो थर्ड वर्ल्ड वीमन है उनको वल्नरेबल, हेल्पलेस माना जाता है। बट फाइनली इट इज अबाउट द इम्पैक्ट, कि सेनेका फॉल कन्वेंशन 1848 से लेकर अभी तक इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी जो डीप इम्पैक्ट है, डीप पोलिटिकल इम्पैक्ट है, वो अभी तक नहीं हुआ है। जो स्ट्रक्चर है, पेट्रियार्की है, कैपिटलिज्म है, एक्सप्लॉइटेशन है, वो अभी भी इंटैक्ट है। सो दिस इज इट। थैंक यू।